हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए बेटा, आ जाइए। ठीक है। हेलो, हेलो ठाकुर साहब, हेलो बेटा, हेलो दीपमाला जी, आ जाओ जी, आ जाओ। आज फटाफट से स्टार्ट कर देना क्लास। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो। नो सर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं बेटा? हेलो जी, हेलो। राय स्टार क्या हो गया बेटा? हेलो, कैसे हो बेटा? यार, हाँ हाँ हाँ, बाय मिस्टेक आज मुझसे गलती ये हो गई कि बेटा जो आपकी एंट्रीज आती है ना हमारे, तो उस एंट्री से मैंने यार ये चैप्टर भर दिया। ठीक है, तो जो एंट्रीज आती है आपके पास, जो नोटिफिकेशन जाता है, उस नोटिफिकेशन में मैंने ये चैप्टर भर दिया, तो मजबूरन फिर मेरे को ये स्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा, क्लियर है। तो यार बाय मिस्टेक ना अपन आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे कायदे से अपने को ना आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना था। ठीक है, तो प्लीज इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और आज हम उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ लें। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेटा रोहित कुमार, हाँ जी बिल्कुल रोहित कुमार, सही है बेटा। आइसोमेरिज्म विशाल नागर बेटा, अभी चलते टॉपिक में फिर मैं आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा सकता हूं, बात मानो। क्योंकि जो बैक एंड पे जो पूरी टीम बैठी होती है ना बेटा, वो आपके पास नोटिफिकेशन भेजती है, वो इसी हिसाब से भेजती है। ठीक, कॉपी नहीं लाया, अरे घर पे बैठे हुए हो तुम। हाँ जी, सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा, आप सबके पास घर पर ऑलरेडी कॉपीज है इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक वाले में लिखना है। हाँ जी रेशम जी, हाँ जी ओके। अरे यार तुम्हारे यार सत्यम, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। कॉपी ले आओ, कॉपी ले आओ भाई। अगर इधर उधर घर पे कॉपी, आसपास कहीं ऐसे एरिया में बैठे हो तो बेटा कॉपी ले आओ, आप फटाफट से अपन स्टार्ट करेंगे। कल तो ऑर्गेनिक चलेगा, कल ऑर्गेनिक चलेगा बेटा, कल ऑर्गेनिक चलेगा बिल्कुल बेटा। आज हमारी ऑर्गेनिक ही होनी थी। बाय मिस्टेक यार ये चैप्टर मैंने उसमें फिल कर दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, सर मेरी कॉपी चोरी हो गई। क्या बात है, आप ही चोरी हो जाओ। हाँ जी, तो कोई बात नहीं बेटा, देखो यार बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करना। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो। हाँ, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में बेटा उस पर चार्ज होता है +2। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ और दे रखा है तो गलत है, +2 होता है चार्ज। हाँ जी ओके। हेलो 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 हेलो। ठीक है, वेरी गुड बेटा देवदक्ष। हाँ जी, कल का होमवर्क बेटा, कल मैंने आपको, अरे कोई बात नहीं बेटा यार, आज के जो भी आपका नोटबुक है, ठीक है, आप जिसमें भी लिख रहे हो उसके पेज फाड़ के उसमें चिपका लेना, और क्या बताऊं मैं। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। गुलफाम राणा, प्राइमरी क्या होती है? केंद्रीय परमाणु पर आवेश, और सेकेंडरी संयोजकता होती है उसकी केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल बेटा, जाऊंगा बेटा ड्रीम डॉक्टर। तुम में से कोई लखनऊ का है क्या बेटा? तुम में से कोई लखनऊ का है, लखनऊ के आसपास का है? तुम में से कोई लखनऊ का है, लखनऊ का? हाँ जी, कोई है लखनऊ का? नहीं है? तो अगर होते तो शायद, आसपास से होते तो शायद हम मिल जाते बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी संडे को हम लखनऊ में रहेंगे। ठीक, ओके। तो अगर आप आसपास से हो, अगर मिलना चाहें तो बेटा शायद पॉसिबल हो पाए। ठीक है, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, लुल्लू मॉल में मिलेंगे। ठीक, ओके। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, एसपी सर ने आपको बता दिया होगा। हाँ ठीक है, ओके। अरे तंजिल भाई कोई बात नहीं, आज अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बाय मिस्टेक यही मैंने उसमें फिल किया था, जो आपके पास, जो हम आपको भेजते हैं डेटा उसमें। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से मुद्दे की बात पर आते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गया? ओके बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बस मैं वहीं जा रहा हूं। ठीक है, टिकट कितने का है? अरे भाई एक्चुअली लखनऊ में मैच है, तो मैच देखने हम जा रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है।
हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ रोहित ठाकरे जी। हाँ, एसपी सर ने बताया है, कोई बात नहीं। रमाकांत भाई बेटा आज लिख ले प्लीज। ओके, पूजा भारती जी बेटा कोई बात नहीं, आज आज बस आज आज। कल मेरी ए स्टार बैच में क्लास नहीं है, मंडे को होती बेटा, ठीक है। ओके, तेरी कॉपी तेरे दोस्त ले गए, ऐसे दोस्त क्या काम के तेरी कॉपी लेके जा रहे हैं, ठीक है। उनको बोलो कि मेरी कॉपी देके आओ, देने आओ वापस। हाँ, अब चलो 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 पढ़ाई करते हैं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उप सह संयोजक यौगिक के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। मुझे पता है कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज ऑर्गेनिक होना था, बट आज ये एक एरर हो गई मुझसे। मैं आज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको भी यही पढ़ना है। अगर आप कहीं घर से दूर हैं और आपकी कॉपी घर पर है तो प्लीज करके आप क्या करें, जो भी आपकी, अगर आपके पास हाथ में ऑर्गेनिक की है तो कुछ पेज उसके निकाल करके लिख लो और फिर उसमें जाकर के पंच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बढ़िया से देखना है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी बातों को ढंग से सुनना, हर एक बात को ढंग से क्लियर करना। तो लेक्चर नंबर 6 से बेटा। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम किस बात पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने यहां तक बहुत सारी बातें कर ली है। वर्नर का सिद्धांत देख लिया, सिज्विक का नियम देख लिया हमने, ईएन रूल जिसे कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी। ये वही वीबीटी है जो हमने पहले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, रसगुल्लो। तो वहीं से रिलेटेड कुछ चीजें हम यहां पे देखेंगे। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है और यहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत बहुत आसार है, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संयोजकता बंध सिद्धांत। ओके, क्लियर। इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। बेटा पिछली क्लास बहुत ही सिंपल थी, सबसे सिंपल क्लास थी इस चैप्टर की, सबसे सिंपल क्लास। अगर मैं कहूं, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, किसी भी संकुल में केंद्रीय परमाणु दो प्रकार के संयोजकता दर्शाता है। जैसे कि मान लो मैंने एक ये संकुल लिख दिया NiCN4 -2। अब इस संकुल के अंदर देखो ध्यान से, NiCN4 -2 केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश होगा, इस संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है, इस संकुल पर जो केंद्रीय परमाणु, इस पर जो आवेश होगा बेटा, ये इसकी प्राथमिक संयोजकता। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, समन्वय संख्या। केंद्रीय परमाणु कितने लिगेंडों के साथ जुड़ करके उपसह संयोजक बंध बना रहा है, उपसह संयोजक बंधों की संख्या। CN एकल दंतुक लिगेंड है तो ये एक ही उपसह संयोजक बंध बनाएगा, 4 है तो 4 बनाएंगे। तो इसके जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, समन्वय संख्या। बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको बताया। और अगर हम बात करना चाहें तो यार यहां पर किसी संकुल को तोड़ने पर कितने आयन मिलेंगे, देखो ध्यान से। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा PtH2O होल 5, PtH2O होल 5, एक Cl अंदर है, ठीक है, और 3 Cl बाहर है। अगर मैं आपसे पूछूं इस संकुल से हमें कितने आयन मिलेंगे, तो इसको आयनित कर दो। आयनित करने का मतलब है कि यार इसका धनायन अलग कर दो, ऋणायन अलग कर दो। ये पूरा का पूरा एक धनायन है, ये पीछे वाला ऋणायन है, हाँ या ना, तो पूरा का पूरा एक जटिल धनायन बन जाएगा। PtH2O होल 5 Cl, कितने Cl बाहर है, 3 Cl है, तो 3 Cl माइनस बाहर चले गए बेटा। तो अगर मैं इसमें AgNO3 मिलाऊं तो 3 मोल AgCl मिल जाएगा, क्योंकि 3 Cl माइनस है। AgCl में जो Ag प्लस है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसमें Cl कितने, 3 है, तो 3 AgCl यहां पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल सी बात कहूं तो टोटल आयन कितने मिल रहे हैं, एक पूरा ये धनायन और एक ये ऋणायन। सर इस पर कितना आवेश आएगा, कितना ऋणावेश अलग हुआ, एक क्लोरीन पर -1 है, तो 3 पर -3, तो -3 ऋणावेश हुआ, तो इस पर +3 धनावेश आ जाएगा। टोटल कितने आयन प्राप्त हुए, एक ये धनायन और ये 3 ऋणायन, टोटल 4 आयन हमें प्राप्त हुए। तो बेटा ऐसे हम आयनों की संख्या भी देख सकते हैं। क्लियर है मामला एकदम। ये मैंने आपको एक बात तो ये बताई, ठीक है, ओके। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है,
केंद्रीय परमाणु के पास लिगेंड से बंध बनाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या होती है वास्तव में ये। आज अब मैं बोल सकता हूं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु जब लिगेंड के साथ बंध बनाता है तो टोटल जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उनकी संख्या होती है ये, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या, 2 गुणा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? EAN का मान ज्ञात कर सकते हैं। केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या कितनी है, हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर Fe पर आवेश है +2, इससे यहां पर क्या जुड़े हुए हैं? 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस। अब इस Fe के पास टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैसे तो देखा जाए Fe पर आवेश कितना है? +2 है। Fe खुद कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने रह गए? 24 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद के थे, हाँ या ना? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, कितने हो गए? 26। फिर 2 इसने दे दिए 28, फिर 2 इसने दे दिए, कितने हो गए? 30। 2 इसने दे दिए, कितने हो गए? 32। 2 इसने दे दिए, कितने हो गए? 34। 2 इसने दे दिए, कितने हो गए? 36। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक्स्ट्रा आ गए? मतलब टोटल ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो Fe के पास कितने हो गए? 36। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है, इस तरीके से इसको परखा जाता है बेटा। तो आपको EAN कैलकुलेट करने में और दूसरी चीजें कैलकुलेट करने में जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल जर्रा एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको करवाया, ये मैंने आपको बता दिया था। अब करते हैं कल के क्वेश्चंस पर चर्चा। तो क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बताया था EAN बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तीन कंपाउंड मैंने आपको दिए थे रसगुल्लो, है ना। सबसे पहला कंपाउंड शायद यही होगा कि CO2 CO होल 8, ये कोबाल्ट है और ये 8 कार्बोनिल है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल, इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। हाँ जी, आवेश 0 है। ये मेरे पास संकुल है। अब इस संकुल के अंदर मेरे को ये देखना था कि कोबाल्ट के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 2 कोबाल्ट है, दोनों में से एक कोबाल्ट पे देख लो, दोनों पे सेम ही आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा इनकी संरचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही बढ़िया है, आपको इनकी संरचनाएं पता होनी चाहिए, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। अब जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती कैसी है बेटा। इस संरचना में क्या होता है कि 2 कोबाल्ट है। अच्छा, एक बार मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, बताओ, आप इसमें बताओ कितना बताओगे? 70। हाँ जी भाई, बच्चे बता रहे हैं 70। सर 2 कोबाल्ट है, 1 कोबाल्ट का 27, 27 का दुगना हो गया 54, 54 और 16 70। हाँ जी, बताओ कितना आंसर आएगा बेटा इसका, आपका कितना आंसर आएगा? डॉक्टर महक बोल रही 44 आएंगे बेटा। कितना आएगा इसका आंसर? आदित्य कोई बात नहीं बेटा, कुछ कुछ में गलतियां हो जाती है। 43, 70 वाले बहुत अच्छे तक क्लोज पहुंच पाए, लेकिन बाकी क्यों गलत सलत बता रहे हैं उसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। 70 का आधा 35, ठीक है, 70 का आधा 35, ओके 35, ठीक है। राहुल वैष्णव बेटा 70 का आधा कर दे, 2 पे नहीं निकालना, 1 पे निकालना है, ठीक है 35, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका एक्चुअल आंसर है बेटा 36। हाँ जी, इसका एक्चुअल आंसर है 36। देखो ध्यान से 36 कैसे मित्रों, कोबाल्ट, ये इस कंपाउंड में कितने हैं बेटा? यहां पर इस कंपाउंड के अंदर टोटल यहां पर 8 कार्बोनिल लिगेंड है,
8 कार्बोनिल लिगेंड। पहली बात तो ये दोनों कोबाल्ट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। 3 CO इससे जुड़े होते हैं, 3 CO इस तरफ जुड़े होते हैं, जिसमें C जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट C जुड़ा होता है, कार ऑक्सीजन पीछे होता है, CO C जुड़ा हुआ है, CO C जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 2 CO बीच में होते हैं, C भी कैपिटल O भी कैपिटल, ध्यान रहे। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ये यहां पर बेटा इस कंपाउंड की संरचना है। अब जरा देखो ध्यान से, आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आप कैसे ज्ञात करोगे? भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? लिगेंडो के द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ या ना? तो अब जरा देखो ध्यान से मित्रों, आप बढ़िया से बहुत अच्छी तरह क्लोज पहुंच गए इसके। देखो टोटल लिगेंड कितने हैं? सर 8 लिगेंड है। 8 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? CO एकल दंतुक लिगेंड है, CO एकल दंतुक लिगेंड है बेटा, है कि नहीं है? CO एकल दंतुक लिगेंड है, यस गुरुजी, यस। CO एकल दंतुक लिगेंड। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने, देखो 27 इसके, 27 इसके, कितने हो गए? 54। 27 इसके, 27 इसके, कितने हो गए? 54। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 हो गया। ये CO यहां पे डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ये ऐसा है, वास्तविकता में ये ऐसा होता है बेटा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। हाँ जी। अब इस CO का एक बंद इधर है, एक बंद इधर है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर साजित है, एक इलेक्ट्रॉन इधर साजित है, तो 2 ये दे रहा है, एक इधर एक इधर, 2 ये दे रहा है, तो 66 हो गए थे, 67, 68, 69, 70, 71, 72, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं मित्रों। पहले मेरे को ये बताओ, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बताओ। देखो 27 इसके पास, 27 इसके पास, 27, 27, 54 होता है बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 54 और 2 56, 2 ये दे रहा है, 56, 2 58, 2 ये दे रहा है, कितने हो गए? 60, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, हो गए 66। एक इधर एक इधर, ये CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा, कितने हो गए? 68। 2 ये रहे ना CO बंद के बीच में, जो इनके बीच में साजित है, क्योंकि ये भी तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में भी तो एक बॉन्ड बन रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पर टोटल ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएं, इस CO बॉन्ड के अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, ठीक है। इस CO बॉन्ड के अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, तो यहां पे टोटल ओवरऑल हो जाते, क्योंकि इनके बीच में भी ये एक बंध बनता है, इस बंध में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर इतने दिखाई देंगे, इस CO बॉन्ड की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो EN 2 गुणा 27, 2 गुणा 27, हम वो वाला देखो 2 गुणा 27, एटॉमिक नंबर टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, एटॉमिक नंबर टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया भैया। 2 यहां पर कोबाल्ट थे, एक का 27 है, माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए गए बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए गए, आप ओवरऑल ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए गए हैं। तो अब आप यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉनों का काउंट देखोगे तो भैया टोटल यहां पे लिगेंड कितने हैं? सर लिगेंड है यहां पर टोटल 8, 8 दूनी हो जाएंगे 16, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको और ऐड करना पड़ेगा CO बंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन,
इनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। इन CO बॉन्ड के बीच में जो यहां पर है उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल के टोटल यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर हो जाएगा ये 54 और ये कितना हो गया, 54 और 16 ये हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उस CO बॉन्ड के बीच में आ गए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहां पर, अरे रुक जाओ यार, ये मैंने, ठीक है, हाँ ठीक है 54, 16 और 2 ये हो जाएंगे 72। टोटल 72 इलेक्ट्रॉन है यहां पर इनके पास, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन है यहां पर इनमें। लेकिन अगर हम बात करें एक परमाणु के सापेक्ष, ये 2 परमाणुओं के सापेक्ष आया है। अगर मैं बात करूं एक परमाणु के सापेक्ष अगर मैं निकालूं, तो एक परमाणु के सापेक्ष क्या हो जाएगा बेटा, तो एक कोबाल्ट के सापेक्ष 72 बटे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। 72 बटे 2 कर दो, 72 बटे 2 कर दोगे तो आपके पास कितना काउंट होकर आ जाएगा, ये 72 बटे 2 कर दोगे तो आपके पास काउंट होकर के ये कितना निकल कर आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 36, ये आ जाएगा यहां पर आपके पास 36, ये आ जाएगा आपके पास 36। क्लियर है। तो एक संरचना तो ये होती है इस कंपाउंड की। ठीक, इस संरचना को ध्यान से रखना याद में। ठीक है, एक संरचना तो ये वाली कंपाउंड की हो गई। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ जी, 1-2 बार मैं इनको लिखवा देता हूं, फिर आप एक बार देख लेना अच्छे से, फिर पूछ लेना। हाँ जी, ये एक, अब बी वाला कंपाउंड है। बी वाला कंपाउंड हमने लिया था Fe2CO9, Fe2CO9। इस कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें तो यार यहां पे भी कितना आना चाहिए, तो अगर देखा जाए तो यहां पर कितना आएगा ये बताओ आप। 2 Fe है, एक Fe का होता है कितना 26, 2 का हो जाएगा 52 परमाणु क्रमांक। ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पर CO कितने हैं, 9 है, 9 दूनी हो जाएगा 18, 52 और 18 हो जाएगा कितना यहां पर आपके पास 70 हो गया। और फिर यहां पर एक Fe के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो भी बनता है, उस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी, तो टोटल के टोटल अगर हम यहां पे देखेंगे तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, एक्चुअलिटी में अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं इसके लिए EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो 2 गुणा 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या 9, ठीक है, प्लस 2 Fe बंद के इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप टोटल काउंट करोगे तो टोटल काउंट करके आपके पास ये भी आएगा 72। तो एक Fe के सापेक्ष ये आ जाएगा 72 बटे 2, 36। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसकी संरचना भी देख लो। तीन CO इस तरफ, फिर यहां पर ये Fe, 3 CO इस तरफ और 3 CO बीच में। इस तरीके से इसकी संरचना होती है बेटा। ठीक है, टोटल इसकी स्ट्रक्चर देख करके इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इनकी स्ट्रक्चर्स को देख करके इसकी संरचना को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि यार किस तरीके से यहां पर सारी बातें चल रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये इनकी संरचना है, ये इनकी संरचना है। संरचना में आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारी की सारी बातें दिख जाएगी, अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, लास्ट एक होता है Mn2CO होल 10, Mn2CO होल 10। अब Mn2CO होल 10 की संरचना बनाए तो जरा देखो ध्यान से, इसमें 5 CO होते हैं, CO 5 CO इस तरफ, 5 CO इस तरफ।
हाँ जी, ये इसकी संरचना है। 5 CO इस तरफ, 5 CO उस तरफ। तो अगर मैं यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूं बेटा, तो 2 तो Mn है। एक मैंगनीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, ये 25 हमने देख लिया, ठीक है। ओके, आवेश कुछ नहीं है क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड से अटैच है। ओके, टोटल यहां पर CO लिगेंड कितने हैं? 10 है। तो यहां पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 50 और 20 हो जाएगा 70। 50, 20 कितना हो जाएगा? 70। लेकिन इस बंद में, ये जो इनके बीच में ये बंद बन रहा है बेटा, इस बंद की वजह से भी यहां पर इस बंद के 2 इलेक्ट्रॉन भी हमको काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड के भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से यहां पर हम इसके ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे यहां पर आपके पास 72। 72/2 पर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 36 आ जाएगा। हाँ जी, एक के हिसाब से देखेंगे तो 36 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, तो इनकी संरचना है, आप ढंग से देख लेना, इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स ध्यान में रख लेना तीनों के लिए। चाहे अगर हम बात करें कोबाल्ट का कार्बोनिल के साथ संकुल देखो, चाहे आप बेटा यहां पर Fe का कार्बोनिल के साथ संकुल देखो, चाहे आप मैंगनीज का कार्बोनिल के साथ संकुल देखो, ठीक है। ये द्विलग बना लेता है, ये अपना द्विलग बना लेता है। क्यों बना लेता है? ताकि यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सके, बस इस वजह से। ये 3 संकुल, यह 3 संकुल आपको इस तरीके से ध्यान में रखने हैं। यह 3 संकुल क्या बना लेते हैं? अपना द्विलग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिंगल एकलग के रूप में उतने स्टेबल होते नहीं है। जैसे कि देखो ध्यान से, ये 3 क्वेश्चन किए। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस और करो, कुछ क्वेश्चंस और करो। मैं यहां पे 3 क्वेश्चन आपसे और करवाता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर यहां पर CO होल 4 को आप देखते हैं, इसका EAN कितना कैलकुलेट करते हैं? इस कंपाउंड का अगर बेटा मेरे को EAN कैलकुलेट करना होता तो कितना निकल के आता? इस कंपाउंड का EAN कैलकुलेट करना होता तो कितना निकल कर आता? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। इसका EAN कितना निकल के आता? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। आवेश कुछ नहीं है, ठीक है। 2 × 4 कितना हो जाएगा? 35। क्या इसको 36 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस संकुल के लिए यहां पर कितना मान आया इसके लिए बेटा? यहां पर 36 आया, 35 आया, 35 आया। मतलब यहां पर अभी इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। अगर 36 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो इसकी जरूरत पूरी हो जाती। EAN रूल के हिसाब से, EAN रूल देखो यहां पे क्या बात होगी? EAN रूल, अरे इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। EAN रूल के अनुसार यह निकटतम अक्रिय गैस का अक्रिय गैस के बराबर, अक्रिय गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन पाने के लिए क्या करेगा? इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझे बेटा। कोबाल्ट का ये जो हमने संकुल बनाया है, इसमें कोबाल्ट के पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया 35, अर्थात इसके पास टोटल 35 इलेक्ट्रॉन है। अगर यह क्या करना चाहता है? निकटतम अक्रिय गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बस इतनी सी बात मुझे बता दो, क्या यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्या यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? के लिए इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो खुद का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचयन, खुद का अपचयन करेगा तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अतः यह ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अतः यह ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा, गुण प्रदर्शित करेगा। ये पॉइंट ध्यान समझ लो कि अगर मैं बात करूं कोबाल्ट CO होल 4 संकुल के बारे में, तो आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं बेटा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। जिसके पास 36 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 36 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो उसी तरीके से यहां पर कि जो CO होल 4 है, इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो खुद का अपचयन करेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। तो अतः यह एक ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, अरे क्लियर है, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। इसी तरीके से अगर मैं एक कंपाउंड और ले लूं, इसी तरीके से अगर मैं एक कंपाउंड और ले लूं, जैसे कि यहां पर एक कंपाउंड मैंने ले लिया MnCO होल 6, यह, इसको क्वेश्चन लेके करते हैं। हाँ जी, इसको क्वेश्चन लेके करते हैं। क्वेश्चन MnCO होल 6 होगा A अपचायक, B ऑक्सीकारक, C मतलब दोनों, या D नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को बताओ। हाँ जी, MnCO होल 6 होगा। इस क्वेश्चन के पीछे बस एक ही कॉन्सेप्ट है, जो कि है निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। हाँ जी, MnCO होल 6 क्या होगा? क्या एक अपचायक होगा, क्या एक ऑक्सीकारक होगा, या दोनों होगा, या कुछ नहीं होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के हिसाब से। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम EAN कैलकुलेट करें तो EAN कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? मैंगनीज का परमाणु क्रमांक होता है गुरुजी 25, आवेश कुछ नहीं है इस पर, ठीक है, 2 गुणा समन्वय संख्या, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये त्यागेगा तो खुद का ऑक्सीकरण करेगा, तो ये दूसरे का अपचयन करेगा, अतः यह एक अपचायक होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर? तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो खुद का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन करेगा, अतः यह एक अपचायक होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, अतः यह अपचायक होगा। तो आप EAN रूल के हिसाब से यह बता सकते हो कि कौन ऑक्सीकारक हो सकता है, कौन अपचायक हो सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में यहां पे कमेंट नहीं करेंगे हम कि यार ये संकुल ज्यादा स्टेबल है या ये संकुल कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद और थ्योरीज आई थी मार्केट में, सबसे लेटेस्ट है CFT। अगर आप किसी भी संकुल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे बेटा तो CFT के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वर्नर साहब आए, वर्नर साहब के बाद ही सिजविक ने थोड़ा कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई। ठीक है, अभी तक हमने देखो ध्यान से, यहां पर उप सहसंयोजक बंध बनाए नहीं है प्रॉपर। अभी तक हमने यहां पर सिर्फ एक नॉर्मल संरचना बताई है, अभी तक तो हमने एक तीर चिन्ह वाला चिन्ह लगाया ही नहीं है। तो अभी तक उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, कैसे बनता है, वो सबसे पहले VBT बताएगा एक्चुअलिटी में कि भाई उप सहसंयोजक बॉन्ड क्या होता है। अभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी कि हाँ यार ये कुछ संकुल है जो कि पाए जाते हैं। ठीक,
ओके, और कौन अपचायक होगा, कौन ऑक्सीकारक होगा, ये देखना है तो आप EN रूल देख लें। फिर इसके बाद आया VBT। VBT भी हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन कुछ कमियां उसमें भी रहेगी जो CFT दूर करेगा। तो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है CFT। तो जब भी हम किसी की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो CFT देखेंगे, तो वहीं से हमारे सारे आंसर निकल करके आएंगे। ठीक है, ये जो थ्योरीज है ये टुकड़े टुकड़े में है। वर्नर के सिद्धांत ने क्या बताया वो हमने पढ़ लिया, EN रूल ने क्या बताया वो हमने पढ़ लिया भैया। इसके आधार पर अगर आपको कुछ बताना है, जैसे ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए EN क्या है तो ये लगा दो, अपचायक ऑक्सीकारक क्या है ये लगा दो। ज्यादा और कुछ पूछे कौन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा सा इसको होल्ड कर दो। CFT पढ़ेंगे, वो सब कुछ चीजें बढ़िया एकदम क्लियर करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ या ना, क्लियर है बेटा? डॉक्टर अमन आवेश इसमें नहीं बतेगा। अरे यार देख ध्यान से, अरे यार देख ध्यान से बेटा, ये CO है ना, CO, ये जो CO है इसमें दाता परमाणु कार्बन है। जैसे कि देख मैंने इसे लिखा RNH2, तो आप ये समझ रहे हो ना R से नाइट्रोजन जुड़ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा RNH2। अब आप देख तो ऐसे रहे हो कि सर H2N लिखा हुआ है ये तो, लेकिन देखना बंद नाइट्रोजन और R के बीच में बन रहा है। तो सेम उस तरीके से यहां पे CO लिखा, यहां OC नहीं है, ये COE है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन न जुड़ के कार्बन जुड़ रहा है इस तरफ। ठीक है, चाहे तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, अरे अब तो ये मिटेगा भी नहीं, चाहे तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, कैसे, CO लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, कहने की बात वो है। हाँ जी, तो आप बुक्स में भी देखोगे कई बार तो आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी कि यार ये RNH2 और ये H2NR ये अलग अलग है, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका है। ठीक है, इसमें आपको नाइट्रोजन जुड़ रहा है, इसमें भी तो नाइट्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं। समझ में आया इस वाली बात को? तो इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर कर लेना एकदम ठंडे दिमाग से। तो यार यहां तक कि आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ये 3 क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लेना, बढ़िया से कर लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आता है हमारा एक्चुअल टॉपिक VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये बताएगा कि उपसह संयोजक बंध कैसे बनता है, एक तीर का चिन्ह ये बताएगा। अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं थी मार्केट में। हाँ, तो अब जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखना है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। VBT क्या था, अब VBT की जरूरत क्यों पड़ी? हमने वर्नर का सिद्धांत देखा, उसमें हमने संकुल देखे, लेकिन उनकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अनुचुंबकीय होगा, किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जो हम उससे नहीं बता सकते वो हम यहां पे बताएंगे। कैसे उपसह संयोजक बंध बनता है वास्तव में, कौन देता है और किसमें देता है, वो सारी बातें अब यहां पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है बेटा? सबसे पहले तो गिवन बाय दिया किसने? लीनियस पोलिंग ने दिया भैया, लीनियस पोलिंग ने दिया। बच्चों यार यहां पे सिंपल सी बात ये आपको देखनी है कि भाई केंद्रीय परमाणु और लिगेंड, स्टार्टिंग में मैंने बताया था केंद्रीय परमाणु और लिगेंड जब उपसह संयोजक बंध बना रहे होते हैं तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और केंद्रीय परमाणु उसके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। भाई जब उपसह संयोजक बंध बनता है तो क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, केंद्रीय परमाणु उसको ग्रहण करता है। किसमें ग्रहण करता है? अपने रिक्त कक्षकों में। तो कुछ बातें अब यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं। जब भी कोई उपसह संयोजक संकुल बोलेगा तो उसका मतलब यह है कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में उपसह संयोजक बंध बन रहा है। उपसह संयोजक बंध बनने के लिए क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ग्रहण किसमें करेगा? उसके रिक्त कक्षकों में करेगा। किसमें करेगा? रिक्त कक्षकों में। मतलब
केंद्रीय परमाणु जैसे ही लिगेंड आएंगे, जैसे ही मान लो आपके घर पे मेहमान आए, तो आप मेहमानों को कहां बिठाओगे? जैसे कि बारात आई, बारात को आप कहां बिठाओगे? भाई बारात आई, बारात का स्वागत वगैरह कर लिया आपने, उनको ठंडा पानी, जूस वगैरह सब पिला दिया कि अब जाइए रेस्ट कीजिए। रेस्ट कहां करेंगे? ऐसे खुले में? आपके लिए हमने कमरे अरेंज कर रखे हैं, आराम से आप कमरे में सोइए, आप अपना आराम से घूमिए फिरिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। उनके लिए कमरे अलॉट करेंगे, हाँ या ना? जैसे कि मान लो अगर आपके घर में जगह कम है तो आप अपने पड़ोसी के यहाँ पे उनको सेटल करवाओगे, हाँ या ना? या फिर कहीं पर आपके घर में स्पेस है, रूम खाली पड़े थे, उनके अंदर उनको अरेंज करवाओगे, तो कहीं ना कहीं भरे कमरे में तो नहीं सुलाओगे ना, हाँ या ना? जहां पर आपका ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन जगहों पे तो नहीं, जो खाली है उन पर हम उनको रखेंगे। तो उसी तरीके से बेटा जब लिगेंड आए, लिगेंड, हर एक लिगेंड दो दो इलेक्ट्रॉन लाए, लोन पेयर, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रहेंगे, हाँ या ना? तो पहली बात, जब लिगेंड केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो केंद्रीय परमाणु लिगेंड को पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। समझ में आया? जैसे कि देखो ध्यान से, FeH2O होल 6, टोटल 6 लिगेंड है, टोटल 6 लिगेंड है बेटा हमारे पास। ओके, टोटल हमारे पास 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड है तो मेरे पास, और 6 के 6 एकल दंतुक लिगेंड है, H2O एकल दंतुक लिगेंड होता है। भाई साहब ये लिगेंड इससे बोल रहा है कि भाई साहब हमको 6 कमरे चाहिए, 6 खाली कक्षक, 1 2 3 4 5 6, ताकि हम बारी बारी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को उसमें दान कर सकें। तो अब यहां पर केंद्रीय परमाणु के सामने समस्या। अब मान लो शादी में जीजाजी भी आए, शादी में फूफाजी भी आए, जीजाजी को आपने अपने घर में रख लिया और फूफाजी को पास वाले के घर पे रख दिया, फूफाजी नाराज होंगे कि नहीं होंगे? कि देख रही हो, हाँ या ना? नया नया अभी जीजा बना, इसकी इतनी खातिरदारी हो रही, हम पुराने क्या हो गए, हमें पास वाले के घर पे सुला दिया जा रहा है, हम नहीं आएंगे इनकी शादी में, फूफा जी नाराज हो गए। होंगे कि नहीं होंगे? अरे भैया जब आप लिगेंडों को कक्षक प्रोवाइड करवा रहे हो तो समान कक्षक प्रोवाइड करवाओ, वरना लड़ाई होगी। तो उसी तरीके से बेटा यहां पर केंद्रीय परमाणु लिगेंड को रिक्त कक्षक तो उपलब्ध करवाएगा, परंतु संकरण के पश्चात पहले केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा। तो मतलब जब जीजाजी भी आ रहे हैं, फूफाजी भी आ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा कि जीजाजी भी नाराज न हो, फूफाजी भी नाराज न हो। ये 2 ही रिश्ते हैं जो ज्यादा नाराज होते हैं, बुआ भी नाराज हो जाए, है ना? तो ये रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, तो इनको बढ़िया से मनाना पड़ता है। तो उनको लगना चाहिए कि अरे हाँ यार ठीक है, मामला ठीक है, ओके, ऐसे कमरे प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब जीजाजी देखे फूफाजी का कमरा तो उनको भी जलन न हो, फूफाजी देखे जीजाजी का कमरा उनको भी जलन न हो, ठीक है यार। मतलब समान ऊर्जा वाले कक्षक प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि संकरण के पश्चात ही पॉसिबल है, हाँ या ना? क्योंकि संकरण के पश्चात जो संकृत कक्षक बनते हैं उनकी सबकी एनर्जी सेम होती है, फिर लिगेंड उसमें लोन पेयर दान करेगा। तो यहां तक की कहानी देखते हैं। हाँ जी, अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे 6 H2O लिगेंड है, तो 6 मुझे को संकृत कक्षक चाहिए, यस, समन्वय संख्या के बराबर, ठीक। तो अब चलो यहां पर कुछ बातें इसमें देख लेते हैं जो हमने यहां पर समझी, अच्छे से क्लियर करी। तो पहली बात, तो हमने ये समझ लिया उपसह संयोजक संकुलों में केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में उपसह संयोजक बंध बनता है। उपसह संयोजक बंध में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ओके, तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु लिगेंड को पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है
और रिक्त कक्षकों की संख्या, रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। समन्वय संख्या के समान होती है, कि संख्या के समन्वय संख्या के समान होती है। भैया कितने रिक्त कक्षक चाहिए? जितनी समन्वय संख्या है, ठीक है ना भाई। आप उतने तो कमरे खुलवाओगे जितने की मेहमान आ रहे हैं भाई, हर एक जोड़ा सुला दें आप, ठीक है। जीजा जी फूफा जी को इधर, जीजा जी और जो भी बहन है उनको इधर अलग कमरे में, फिर बुआ फूफा जी को एक अलग कमरा दे, सबका एक एक कमरा, कोई रोए नहीं। नाना नानी को एक अलग कमरा दे दो, आप आराम से मस्त रहो एकदम, ठीक है। ब्याह के जब फेरे वेरे पड़ेंगे तब बुला लेंगे, आराम से आ जाना, ठीक है। समन्वय संख्या, रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के समान होती है, समान होती है। क्लियर हो गया बेटा? ओके, हाँ जी। तो केंद्रीय परमाणु लिगेंड को पर्याप्त संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा और रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के समान रहेगी। जैसे कि उदाहरण ये लिख लो, FeH2O होल 6 प्लस 2, Fe+2, जो Fe+2 है ये समन्वय संख्या 6 है तो 6 रिक्त कक्षक प्रोवाइड करवाएगा। Fe+2 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है। अगर हम बात करें NiCl4 2 नेगेटिव, तो यहां पे निकल समन्वय संख्या कितनी? 4, तो 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। Ni+2 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध कराता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? तो जितनी समन्वय संख्या है उतने रिक्त कक्षक हमको चाहिए, क्योंकि देखो ये एकल दंतुक लिगेंड है। एकल दंतुक लिगेंड एक लोन पेयर दान करेगा, तो 6 लिगेंड 6 लोन पेयर दान करेंगे। 6 लोन पेयर दान करने के लिए 6 खाली कक्षक चाहिए, ये वाली बात होगी। अब अगला एरो फटाफट से यहां से लिख लिया हो तो आगे बात करें, अगला पढ़ाओ। हाँ जी भाई, आगे देखो। हाँ जी, रिक्त कक्षक संकरण के पश्चात ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इतना हो गया, ठीक है। रिक्त कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होगी। हाँ जी, हाँ। लेकिन केंद्रीय परमाणु संकरण के पश्चात, ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, संकरण के पश्चात ही रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट, अब संकरण में बेटा देखो हमें समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड पढ़ने इस चैप्टर में। तो समन्वय संख्या 6 होती है तो संकरण होता है sp3d2 या d2sp3, दोनों पॉसिबल है। अंदर वाला डी कक्षक भी भाग ले सकता है, बाहर वाला डी कक्षक भी भाग ले सकता है। थोड़ी देर आप ठंड रखना, सब पहली बार एक पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी, संकरण की प्रक्रिया में, संकरण की प्रक्रिया में n-1d अंदर वाला या nd कक्षक भाग ले सकता है, ले सकता है। इस बात को लिख लो, या तो अंदर वाला डी कक्षक या बाह्य कोश का डी कक्षक भाग ले सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अंतिम कोश है 4, तो 3D भी भाग ले सकता है, 4D भी भाग ले सकता है, दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ जी, संकरण की प्रक्रिया में अंदर वाला भी भाग ले सकता है, बाहर वाला भी भाग। यदि, अब देखो, यदि n-1d कक्षक, n-1d कक्षक संकरण की प्रक्रिया में
संकरण की प्रक्रिया में भाग ले तो आंतरिक अंदर वाला आंतरिक चक्रण संकुल बनते हैं, आंतरिक चक्रण संकुल बनते हैं, एवं एनडी कक्षक भाग ले तो बाह्य चक्रण संकुल बनते हैं, बाह्य चक्रण संकुल बनते हैं, बाह्य चक्रण संकुल बनते हैं। थोड़ा सा ये थ्योरी बेटा लिखनी पड़ेगी, बाह्य चक्रण संकुल बनते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, अगर अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है तो आंतरिक चक्रण संकुल, बाहर वाला ले रहा है बाहर चक्रण संकुल, उसको बोल देंगे। ठीक है, अब सब कुछ काम हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम सब बढ़िया, सारी चीजें एकदम जम चुकी है। ओके, अगली बात, ये पॉइंट भी लिख लो। आंतरिक चक्रण संकुल को एक और नाम से जानते हैं, जो आंतरिक चक्रण संकुल है इनको एक और नाम से जाना जाता है, आंतरिक चक्रण संकुल निम्न चक्रण संकुल एवं बाह्य चक्रण। यार यहां मिस्टेक हो गई बेटा, यहां पे एक मिस्टेक हो गई, ये वाला ध्यान रख लो, बस इस वाली चीज को आपको इरेज कर लेना है। आंतरिक चक्रण की जगह कक्षक कर लेना, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पे आपको इसको चक्रण को काट के कक्षक कर लो, जहां जहां चक्रण लिखा है मैंने अभी तक, ये यहां पे कक्षक लिखवाना है मुझे, ठीक। हाँ, यदि अंदर वाला कक्षक भाग ले तो उसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर एनडी कक्षक भाग ले तो उसे बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, ये लिख लो बस, ठीक है। और आंतरिक कक्षक संकुल निम्न चक्रण संकुल, ये सही है, एवं बाह्य कक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं। संकुल कहलाते हैं। ये वाली लाइन अब सही है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उच्च चक्रण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आगे आप समझ लोगे, बताऊंगा मैं अच्छे से। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये 4 पॉइंट आपने समझ लिए। अब देखो ध्यान से अगली कहानी। अब इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरना है, क्या क्या चीजें लगेगी, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट, 2 पॉइंट और लिखवाने मेरे को, 2 से 3 पॉइंट, फिर खत्म है ये। हाँ जी, फिर एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो ध्यान से, यदि जो लिगेंड है वो कौन सा है, ये भी मैटर करता है। लिगेंड कैसा है ये भी मैटर करता है बेटा। अभी तक हमने इस प्रकार के लिगेंड देखे, लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है, यहां पे अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर लिगेंड प्रबल है, अगर लिगेंड प्रबल है कि भैया बहुत तगड़े बुबाजी आ रहे हैं, थोड़ा ना आप एडजस्ट हो जाओ, पहले उनको जगह दे देते हैं, है ना। अगर कोई प्रबल आदमी है, ठीक है, उससे को तो कोई भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहेगा। अगर लिगेंड प्रबल है तो पहले ना, अरे इनको घर पे सुलाओ, वहां नहीं सोएंगे, इनको पता है, बुआ जी बोल रही है कि अरे उनको ना यहीं पे सुलाना, वो वहां परेशान हो जाते हैं, फिर आके मेरे को बाद में बोलते हैं कि देखो तुम्हारे घर पे गया था, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे को वहां सुलाया। हाँ,
पानी के लिए भी किसी ने पूछा, न चाय के लिए पूछा। तो वो वाली स्थिति, अगर लिगेंड प्रबल हो, सर हमें कैसे पता चलेगा लिगेंड प्रबल या दुर्बल है? मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, यदि लिगेंड प्रबल हो तो, अगर लिगेंड प्रबल हो तो हुंड की अधिकतम बहुलता के विपरीत, भाई इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? हुंड के नियम के अनुसार। तो अगर लिगेंड प्रबल है, अरे क्या लिख दिया मैंने यार, यदि लिगेंड प्रबल हो तो हुंड की अधिकतम बहुलता के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, अगर लिगेंड प्रबल है तो हुंड की बहुलता नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, कि अरे तुम इस कमरे में, तुम इस कमरे में, तुम इस कमरे में। अरे जितना हो सके अंदर जिया जी के लिए या पुपा जी के लिए कमरा खाली रखना है, ठीक है। वो आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना, ये वाली बात है। और अगर दुर्बल है, एकदम ढीले ढाले से पुपा जी या ढीले ढाले, अरे कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए यहाँ पे सोएंगे, अरे कोई बात नहीं, उनको वहां सुला दो, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, वो तो एकदम मस्त आदमी, फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। यदि लिगेंड दुर्बल हो तो हुंड के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब अगली कहानी, सब कर दिया। अब देखो, यदि कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय और रंगीन संकुल बनते हैं। यदि कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो संकुल अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं। बेटा ये थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं, मैं भी हर साल लिखवाता हूं इसको, रंगीन होते हैं। और इसका उल्टा कर दो तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो तो संकुल प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, हीन होते हैं। हाँ जी रसगुल्लो, तो 4 पॉइंट ये लिखा है बस। अब एक बार आप मेरे को बता दो, इनमें से किसी पॉइंट में आपको एतराज है, परेशानी है, बता दो, दिक्कत आराम से अपन सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। अब यहां पर सारी बातें मेरे को क्लियर कर लो। कोई भी लाइन में आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछ सकते हो आयुष बाबू। हाँ जी बेटा, इनमें से कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप बता दो। अरे वो प्रबल दुर्बल कैसे, वो मैं बता दूंगा। भाई यहां पे पहला पॉइंट बता दो, ये वाला। बेटा यहां पर पहला पॉइंट देख लो, सब क्लियर है बेटा? देखो ध्यान से, देखो लिनस पोलिंग ने ये नियम दिया। ये नियम क्या बोलता है कि केंद्रीय परमाणु लिगेंड को पर्याप्त संख्या में क्या करवाएगा, रिक्त कक्षक प्रोवाइड करवाएगा, और रिक्त कक्षक संकरण के पश्चात ही मिलेगा। सर फेरे हो गए, रिक्त कक्षक संकरण के पश्चात ही मिलेगा। और संकृत कक्षक कितने मिलेंगे, जितनी समन्वय संख्या होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे समन्वय संख्या 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा, निकल यहाँ पे 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। क्लियर? ओके। केंद्रीय परमाणु संकरण के पश्चात रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। अगला,
संकरण की प्रक्रिया में या तो अंदर वाला डी कक्षक भाग लेगा या बाहर वाला डी कक्षक भाग लेगा। अभी उदाहरण देके समझाऊंगा। यदि अंदर वाला कक्षक भाग ले तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे, और अगर बाहर वाला भाग ले तो बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। क्लियर है मामला? ओके। अब अगली बात, ये बात हो गई। अब आंतरिक कक्षक संकुल को निम्न चक्रण संकुल भी बोलते हैं और बाह्य कक्षक संकुल को उच्च चक्रण संकुल भी बोलते हैं। ये आगे आप समझोगे। ओके। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, इतनी कहानी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे सर? तो अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दो हुंड की अधिकतम बहुलता नियम के विपरीत, फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, तो वहां पे आपको सब दिख जाएगा। और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो फिर आप हुंड का नियम लगा सकते हो। अगर कक्षकों में फिर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय और रंगीन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन है। सारी बातें एकदम क्लियर हो गई क्या? सारी बातें एकदम क्लियर हो गई क्या? ठीक है बेटा। ओके। अब आगे। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़े से इनको अब हम समझ लेते हैं, उदाहरण सहित कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ जी, वरना फिर बहुत सारे बार बार ना स्पैमिंग करते जाएंगे। हाँ, अब हम इनके उदाहरण करने वाले हैं, लेकिन उदाहरण से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, देखो यहां पर एक होती है स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी। अभी हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखो, स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताता हूं। जब लिगेंडों को उनकी सामर्थ्य के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है बेटा वो स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जब लिगेंडों को मतलब जब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ मतलब उनकी सामर्थ्य, प्रबलता, सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी कहलाती है। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी कहलाती है। हाँ जी, अब देखो यहां पर प्रबलता का क्रम। देखो भैया प्रबलता का क्रम देखो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये प्रबलता का क्रम कैसे आया? आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, इस क्रम को ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इस क्रम को ध्यान रखना है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सबसे दुर्बल होता है I माइनस आयोडाइड लिगेंड, सबसे दुर्बल होता है I माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा ब्रोमाइड आयन, फिर इसके बाद आता है यहां पर आपके थायोसाइनेट आयन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपके पास क्लोराइड आयन। थोड़ा मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक लिखवाऊंगा। ठीक, फिर यहां पर आता है आपके पास सल्फाइड आयन, ये सल्फाइड लिगेंड। फिर आता है बेटा यहां पर नाइट्रेट लिगेंड। फिर आता है यहां पर फ्लोराइड, उसी सीक्वेंस में फिर हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलेटो, फिर एसीटेटो, फिर आता है यहां पर आपका जल। देखो ध्यान से, ये लिगेंडों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। अब इसको आपको याद रखना है। तो जरा देखो ध्यान से भैया जी, अपने में से जो आयुष है ये गया कटिंग करवाने नाई की दुकान पे। ये क्या गया? कटिंग करवाने गया नाई की दुकान पे। अब नाई को देख करके एकदम भौचक्का हो गया। नाई का नाम था कालू शामू नाई, एकदम बढ़िया सा मुस्टंडा, एकदम बढ़िया सा बॉडी बिल्डर, हाथ उसके फूले फूले।
ऐसा लग रहा हो जैसे तो हाथों में पानी भरा हुआ हो। ठीक है, ओके। तो भैया आयुष गया नाई की दुकान पे और नाई को देख के एकदम डर गया, भैया ये हाँ ये क्या है, ये पहलवान है कि हलवाई है कि नाई वाला है। तो अब भैया जी यहां पर उसको देख करके ये क्या बोला, इतना बुरा था, इतना बुरा था, अरे पूछ ही मत, इतना बुरा था से थायोसाइनेट, कालू श्यामू नाई, इतना बुरा था कालू श्यामू नाई, पूछ ही मत भाई, फूले फ्लोराइडो, हाथ हाइड्रोक्साइडो, फूले हाथ उसके ऑक्जेलेटो, उसके ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो ओएक्स, ऑक्जेलेटो ऐसे एसीटेटो, पानी भरा हो जैसे, पानी भरा हो जैसे। अभी ये टेबल यहां तक खत्म नहीं हुई है, अभी ये टेबल यहां तक खत्म नहीं है, अभी और है। इतना बुरा था शामू कालू, इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे पानी भरा हो जैसे। यहां से लेकर के यहां तक ये सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, सब दुर्बल लिगेंड है बेटा। ये सारे के सारे यहां से लेकर के यहां तक सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अभी ये टेबल और आगे बढ़ेगी, ये टेबल और आगे बढ़ेगी। इतना बुरा था शामू कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे पानी भरा हो जैसे। ये सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबलता है, प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, ये सबसे दुर्बलतम लिगेंड है। अब आगे देखो ध्यान से, अब कलर चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास बेटा या तो फिर यहां तक H2O तक, अब दूसरे कलर से लिख लेना अगर आपके पास। फिर इसके बाद आता है अगला, इसके बाद ही आगे, आगे मैं यहां लिख रहा हूं नवीन चंद्र, यार यहां पे स्पेस नहीं है बेटा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दूं। हाँ जी, NCS माइनस, आइसोथायोसाइनेटो, NCS माइनस। फिर आता है ADTA, ठीक है, नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों। फिर आता है अमोनिया, फिर आता है पिरिडीन, फिर ईन, फिर डाइपिरिडीन, पिरिडीन डाइपिरिडीन बीच में ईन। फिर आता है आपके NO2 माइनस या फिर बेटा NO लिगेंड, ठीक है। यह है प्रबलतम लिगेंड। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से बच्चों इनको, ये प्रबलतम लिगेंड है सारे के सारे, ये प्रबल ही प्रबल है, सारे के सारे प्रबल है, इनमें से कोई भी हो सब प्रबल है। ये पीले वाले सारे दुर्बल, ये सारे के सारे प्रबल, ये एक पूरा बढ़ता हुआ क्रम है। हाँ जी, तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जहां से ट्रिक बदल गई वहां से अलग कैटेगरी आ गई। हाँ जी, नवीन चंद्र सिन्हा, नवीन चंद्र सिन्हा, नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों, ADTA, इन दिनों, नवीन चंद्र सिन्हा भैया इन दिनों अमन पाने के लिए, अमन मतलब शांति, अमन पाने के लिए, ये EN ध्यान रख लेना। दिल्ली पटियाला, दिल्ली डाई पटियाला पिरिडीन, दिल्ली पटियाला नो सेना, नो सेना कोर के चक्कर लगा रहे हैं। तो जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, क्या मैंने बताया, नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए दिल्ली पटियाला नौसेना कोर के चक्कर लगा रहे हैं। ये सब हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। हाँ जी, ये हैं दुर्बल, सबसे दुर्बल। फिर ऐसे 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 इसको टेबल में बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। H2O के बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सबसे प्रबल।
तो यहां पर ये पूरे के पूरे ये हमारे पास हो गए। तो प्रबलता के आधार पर बेटा यहां पर दुर्बल क्षेत्र ये सबसे दुर्बल है और ये सबसे प्रबलतम है। क्या इसमें कोई किसी को दिक्कत बेटा? इसमें कोई दिक्कत किसी को? एक बार बोल दो। ये सब याद कैसे करे बेटा? जैसे मैंने याद किया है आपको भी करना है, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है बेटा, ओके, मजा आ गया? ऑल डन, लिख लिया? ओके, हाँ जी। तो यहां पे क्या हमने किया, इन सब लिगेंडों को देख लिया। ये पूरी की पूरी एक टेबल है, आप इसको एक दो बार देख के ध्यान रखोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे पानी भरा हो जैसे। फिर नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए दिल्ली पटियाला नौसेना कोर के चक्कर लगा रहा है। एकदम बहुत सिंपल है। अब देखो इसकी याद करने की मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। हाँ जी, आप दाता परमाणु देखो, किसमें दाता परमाणु कौन है? देखो दाता परमाणु, हमें पता है हेलोजन और ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतऋणी होते हैं। हेलोजन इलेक्ट्रॉन देने की बजाय खींचने में ज्यादा बिलीव करते हैं। हेलोजन देने के बजाय खींचने में ज्यादा बिलीव करते हैं, और ऑक्सीजन भी देने के बजाय खींचने में ज्यादा बिलीव करती है। और अगर मान लो किसी लिगेंड में दाता परमाणु हेलोजन है, वो देगा क्या? वो तो कंजूस आदमी, ऐसा लिगेंड क्या काम का है यार, वो तो देगा ही नहीं, हाँ है ना? और या दाता परमाणु ऑक्सीजन हो, तो इनको देने के बजाय खींचने में, इनमें तो लेने में ज्यादा बिलीव करते हैं ये, हाँ है ना? ये कंजूस आदमी, इनके पास होते हैं लोन पर, लेकिन फिर भी नहीं देते, क्योंकि भैया हम तो विद्युतऋणी परमाणु के नाम से फेमस है मार्केट में, हमारी इज्जत का क्या होगा? तो अगर दाता परमाणु क्या हो, ऑक्सीजन हो या फिर हेलोजन हो, जिनमें वो होते हैं बेटा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ये सारी की सारी आपके लिए ट्रिक्स है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जिसमें दाता परमाणु क्या हो, ऑक्सीजन हो या फिर हेलोजन हो, वो सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। देख लो ध्यान से, हेलोजन, हेलोजन सल्फर, ऑक्सीजन परिवार से बिलोंग कर रहा है। ये यहां पर ये आ गया आपके पास हेलोजन, फिर आ गया सल्फर, फिर यहां पे ये यहां पर ये आ गया आपके पास यहां पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डोनेट करता है बेटा, ठीक है? ये नाइट्राइट, नाइट्राइट आप ध्यान रख लेना। बाकी यहां पे देखो ये हेलाइड आ गया, ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। जिसमें दाता परमाणु हेलोजन और ऑक्सीजन है, वो सब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्लियर है? ओके। और इनमें देखो ध्यान से, दाता परमाणु यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पे ईडीटीए में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। यहां पर नाइट्रोजन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन है, ईएन में नाइट्रोजन है, यहां डाइपिरिडीन में नाइट्रोजन होता है, NO2 में नाइट्रोजन होता है, साइनाइड में न कार्बन है, CO में कार्बन है। ओके, तो जिसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन और हेलोजन है वो दुर्बल क्षेत्र, और अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो वो प्रबल क्षेत्र। होते हैं। तो देखो ध्यान से, यदि दाता परमाणु ऑक्सीजन या हेलोजन में से कोई हो तो बेटा वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। वीक फील्ड लिगेंड, अंग्रेजी में भी लिख लेना भैया, वीक फील्ड लिगेंड। और अगर कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो दाता परमाणु तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझना बेटा बात को। जिसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन या हेलोजन, वो वीक फील्ड है। इसको शॉर्ट में हम WFL भी बोलेंगे, ताकि मैं आगे WFL लिखता चलूं। उसको हम बोलेंगे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझना है। जिसमें दाता परमाणु इन दोनों में से कोई हो वीक, जिनमें दाता परमाणु क्या हो, कार्बन या नाइट्रोजन हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। क्लियर है? उनकी प्रबलता के आधार पर। तो ये श्रेणी कंप्लीट हो गई। तो जरा देखो ध्यान से, यदि लिगेंड प्रबल हो, मतलब इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा देंगे। और अगर दुर्बल हो तो इनमें से कोई एक होगा, तो ये युग्मन नहीं करवा पाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, उदाहरण देखो। अब देखो उदाहरण, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास समन्वय संख्या 6 और समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों को पढ़ना है हमें। ओके,
उससे पहले हमने यहां पर एक बात और देखी थी बेटा। वो बात क्या देखी थी कि सर जब लिगेंड आएगा केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर देगा, उससे पहले केंद्रीय परमाणु उसको रिक्त कक्षक प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन रिक्त कक्षक संकरण के पश्चात प्रोवाइड होंगे। तो सर आप ये भी तो बता दो कि सर कितनी समन्वय संख्या में क्या संकरण होता है, फिर ज्योमेट्री देखें हम तो हमारा ज्यादा फायदा हो। तो बिल्कुल अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर समन्वय संख्या एक टेबल बनाएंगे बेटा हम। समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, तो फिर उसमें संकरण क्या निकलेगा, संकरण के हिसाब से फिर वहां पे हम अणु की संरचना या ज्यामिति के बारे में क्या बखान करेंगे। ठीक है, ओके, उसकी ज्यामिति कैसी होगी, ठीक, या मैं संरचना दोनों एक साथ ही बता दूंगा। ठीक है, संरचना क्या होगी और ऐसे संकुलों के सर कोई उदाहरण है क्या, उदाहरण भी बता दो। हाँ जी, ये एक टेबल बनाएंगे बेटा। समन्वय संख्या कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, फिर उसके हिसाब से संकरण क्या हो सकता है। तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, अगर समन्वय संख्या भाई कम से कम 2 तो बंद बना सकता है। अगर समन्वय संख्या 2 हो तो संकरण होता है बेटा sp, और sp संकरण में ज्यामिति बनती रेखीय। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई केंद्रीय परमाणु है Mn, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा, तो ये रेखीय ज्यामिति बनाएगा, रेखीय ज्यामिति बनाएगा। ठीक है, और इसका अगर कोई उदाहरण लिखवाना चाहूं मैं बेटा, ये AgNH3 होल ट्वाइस, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये संकुल जिसमें देखो Ag से 2 अमोनिया लिगेंड है, अटैच है, तो रेखीय ज्यामिति बन जाएगी। दूसरा, यदि समन्वय संख्या कितनी हो, 3 हो, तो संकरण हो जाएगा sp2, वही समतल त्रिभुजीय, ये केंद्रीय परमाणु जिस पर कोई आवेश हो सकता है, 3 लिगेंड 1 2 3 त्रिभुजीय शेप में अटैक करेंगे। ठीक है, वही बंद कोण 120 डिग्री का मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर समतल त्रिभुजीय शेप बन जाएगा, समतल त्रिभुजीय शेप बन जाएगा। देखो इसमें थोड़ा चैप्टर में थोड़ी थ्योरी है, मानता हूं मैं, लेकिन वो थ्योरी ऐसी है जिसको आप डाइजेस्ट आराम से कर लोगे बेटा। ऐसी कोई हार्ड थ्योरी नहीं है, सिंपल थ्योरी है, और ऐसी थ्योरी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। ठीक है, त्रिभुजीय शेप बन जाएगा। उदाहरण की बात करूं तो Hg I3 माइनस, ये आयन। ठीक है, ओके। थर्ड, अगर समन्वय संख्या 4 हो, अब अगर समन्वय संख्या 4 है तो यहां पे जरा देख लेना, समन्वय संख्या 4 में sp3 संकरण भी हो सकता है। sp3 में चतुष्फल की आकृति बनती है, हमें पता है केंद्रीय परमाणु से 4 लिगेंड जुड़ेंगे और उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। देखो अब मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं, पहले नहीं बनाए थे मैंने, प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से। अब जैसे कि ऐसा संकुल कौन सा है गुरुजी, ऐसा संकुल कौन सा है, जैसे कि इसका उदाहरण है बेटा NiCO होल 4, निकल 4 कार्बोनिल लिगेंडों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह एकदम बिल्कुल चतुष्फलकीय संरचना होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय। क्या ये माजरा क्लियर हो गया? समन्वय संख्या 4 है तो sp3 संकरण हो सकता है। एक और होता है, देखो ध्यान से। हाँ जी, समन्वय संख्या 4 हो, dsp2 संकरण भी हो सकता है। अंदर वाला D पार्टिसिपेट करे, फिर S, फिर 2p कक्षक पार्टिसिपेट करे, dsp2। इसमें वर्गाकार ज्यामिति बनती है। यह केंद्रीय परमाणु, इस पर 4 लिगेंड हैं, वर्ग के चारों कोनों पर, एक लिगेंड इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। बिल्कुल सेंटर में लिख लेना इसको, ये 4 लिगेंड। तो वर्ग के कॉर्नर पे 4 लिगेंड है बेटा, वर्गाकार ज्यामिति इसको बोलते हैं, वर्गाकार समतलीय, ये बन जाएगी। अगर मैं इसका उदाहरण बताना चाहूं, जैसे कि देखो CuNH3 होल 4, इसका उदाहरण है जिस पर आवेश +2 है। इनको मैं लिखवाऊंगा, आपको खुद में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। अब अगला देखो,
ये क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, समन्वय संख्या 4 हो तो संकर्ण sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। sp3 में चतुष्फलकीय, dsp2 है तो वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री बन जाएगी। अब अगर समन्वय संख्या 5 है तो चाहे संकर्ण sp3d हो या dsp3 हो, क्या बोल रहा हूं मैं, sp3d भी हो सकता है, dsp3 भी हो सकता है, वो कंपाउंड देख करके हम खुद बताएंगे, सिखाऊंगा। ठीक है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ये केंद्रीय परमाणु, एक लिगेंड ऊपर से, एक लिगेंड नीचे से आएगा, ठीक है, और 3 लिगेंड ट्रायंगल शेप में अटैक करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय ये बन जाएगा। इसका उदाहरण FeCO होल 5, FeCO होल 5, Fe से 5 CO लिगेंड अटैच है बेटा। और एक लास्ट है, अगर समन्वय संख्या 6 हो तो sp3d2 संकरण हो सकता है, sp3d2 संकरण, पीछे मतलब बाहर वाला D पार्टिसिपेट कर सकता है, या D2 sp3 संकरण हो सकता है, आगे वाला D पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ज्यामिति अष्टफलकीय बनेगी। ये केंद्रीय परमाणु जिस पर 4 लिगेंड तो वर्ग के कोनों पर है, एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड नीचे है, तो इस ज्यामिति को बोला जाता है बेटा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। प्लीज बढ़िया से नोट कर लेना जो नए बच्चे हैं, या फिर वर्गाकार द्विपिरामिडीय। बड़ा चैप्टर है ये, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, यह चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको पढ़ना भी उसी तरीके से, पूरा प्रॉपर अटेंशन देना। जो भी बचे हुए चैप्टर सब इंपॉर्टेंट है। ये बन गया इसका उदाहरण। कोई भी समन्वय संख्या 6 वाला संकुल ले लो, जैसे कि K4FeCN होल 6, ये ले लो, या फिर COH2O होल 6 Cl3। ये बेटा सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जिसमें समन्वय संख्या 6 ना अष्टफलकीय, समन्वय संख्या 5 है तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, समन्वय संख्या 4 है तो उसमें 2 ज्योमेट्री बनती है, वर्गाकार समतलीय और चतुष्फलकीय। वो आपको कैसे पता चलेगा, संकर्ण देख करके, संकर्ण sp3 है या dsp2 है। क्लियर है? तो इनको ढंग से समझ लेना, इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर्स में। यह टेबल आपने अगर समझ ली, सारी बातें जो मैंने बताई उनको अच्छे से ग्रहण कर लिया, तो यकीन मानिए रसगुल्लो आप ढंग से इसमें एकदम पारंगत हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। टेबल बना लिया आपने। अब मैं एक उदाहरण आपको करवा देता हूं क्योंकि समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। हाँ जी, क्लियर है? अरे भाई क्या नाम इसका, भाई रेबल स्टार प्रेम, बेटा ब्लॉक करवाना पड़ेगा क्या तेरे को? खुशी मंसूरी, बेटा कमेंट बॉक्स में क्या बातें चल रही है आपकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण देखो। हाँ जी, समन्वय संख्या 6, हाँ जी, समन्वय संख्या 6 के लिए बेटा, समन्वय संख्या 6 के लिए हेलोजन सही से लिख दो बेटा। हेलोजन लिखा तो यार, हेलोजन है, हेलोजन, अच्छा हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से। बेटा देखो ध्यान से, अगर आप कमेंट बॉक्स में इधर उधर की आलतू फालतू बातें करोगे तो इस चक्कर में ना जो बच्चे बढ़िया से पढ़ने वाले होते हैं उनके कमेंट में मिस कर देता हूं तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई भी यहाँ पे आके फालतू कमेंट करते हो बेटा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं आपके स्टूडेंट आईडी नोट कर लूंगा, फिर मैं ब्लॉक करवा दूंगा। फिर आप मेरे से ये मत बोलना कि सर सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, क्लियर है? तो फिर वो आपके नुकसान ज्यादा होगा, उसमें मेरे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी,
क्लियर। अब देखो ध्यान से, समन्वय संख्या 6 वाला संकुल, फटाफट से यहां पर उदाहरण पर आते हैं। जैसे कि मान लो बेटा मैंने लिखा CONH3 होल 6, CONH3 होल 6, यहां पर लिख दिया मैंने +3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड है बेटा, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर देखो सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है सर, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले तो मेरे को यह दिख रहा कि यहां पर कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर है भैया 6। क्या पहली बात ये पहचान पा रहे हो सर, इसमें कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है। आवेश कितना है सर, अमोनिया तो उदासीन है, जो भी आवेश है यहां पे +3 है। क्या ये दो बातें देख ली हमने, क्या ये दो बातें हमने देख ली। अब जरा देखो समन्वय संख्या 6, या तो संकरण इसका क्या हो सकता है बेटा, या तो संकरण इसका sp3d2 हो सकता है और या d2sp3 हो सकता है। बाकी ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, बाकी ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा, ओके। अब सबसे पहला काम, लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा। लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा, उससे पहले केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा। क्या कहानी समझ में आई। लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में डालेगा, उससे पहले केंद्रीय परमाणु रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। हाँ या ना। तो कोबाल्ट का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखना पड़ेगा। अब कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, 27 नंबर पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, आर्गन के बाद यहां पर आएगा बेटा 3d7 4s2। क्या सब बच्चे सहमत है इसमें। क्या कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया। क्या आर्गन 4s2 3d7 होता है। एक बार ढंग से समझ लो सब बच्चे, क्या कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। सबसे पहले आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लिए, ठीक है गुरुजी। अब कोबाल्ट पे तो आवेश कितना है, प्लस का 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 S से निकल जाएंगे, 1 यहां से निकल जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आई क्या, क्या ये कहानी समझ में आई क्या, क्या ये कहानी समझ में आई क्या। यस, अगर मैं +3 के हिसाब से लिखूंगा तो ये मेरे पास होगा। तो इसको आप कैसे समझेंगे, अब जरा देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 4s खाली है। अच्छा मुझे कमरे कितने चाहिए, मुझे कितने कमरे चाहिए, कितने खाली कक्षक चाहिए। सर समन्वय संख्या 6 है तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए, समन्वय संख्या 6 है तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए। अरे 3 क्यों चाहिए, 6 रिक्त कक्षक चाहिए ना, क्योंकि 6 लोन पे डोनेट करने। यस और नो। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारे पास 3d कक्षक, ये है हमारे पास 4s कक्षक। क्या 4s के आगे 4p आता है, क्या 4s के आगे 4p आता है, जो आराम से मजे से खाली पड़ा हुआ है ना। अब जरा देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। पहले हम जैसे नॉर्मल भरते थे वैसे भर दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, ये तो खाली है। अब भाई साहब ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे मुन्ना, क्या गड़बड़ है, लिगेंड को पहचानो। देखो फूफा जी कौन है, हल्के फुल्के हैं या गुस्सेल हैं। फूफा जी गुस्सेल हैं, क्या हल्के फुल्के। नाइट्रोजन जिसमें दाता परमाणु है वो प्रबल है, ये आराम से लोग प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, हाँ या ना। चूंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अतः पहले युग्मन होगा, सूट के पास में आ जाएंगे नाभिक के। ठीक है, आगे इधर यहां पे जरा देखो ध्यान से, अतः क्या होगा, इधर देख लो अगला। फिर यहां पर ये 5 कक्षक, ये 4s। तो देखो ध्यान से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से युग्मित हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। घर वालों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि ऐसा करो अपन अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो 3d कक्षक खाली, 4s कक्षक खाली। कितने कमरे खाली चाहिए थे, 6। कितने खाली हुए, 1 2 3 कमरे खाली हुए। अब 3 कहां से लाएं, अब 3 कहां से लाएं, 3d 4s, 4s के बाद कौन आता है, 4p, 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 ये रहा 4p। तो क्या 6 कमरे। अब 6 कमरे को भी इस तरीके से हमको डिजाइन करना है कि भैया सामने वाला कतई फर्क ही नहीं कर पाए, हाँ या ना।
अब जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 6 कमरों को मिला के उनकी पुताई उताई कर दो, तो यहां पर ये 6 कक्षक मिश्रित कर दो, 6 कक्षकों को मिश्रित कर दो, तो D2sp3 क्या संकरण निकला, 2D अंदर वाले आए, D2sp3 D2sp3 D2sp3, हाँ या ना बोलो, क्या यहां पे संकरण भाई साहब D2sp3 आया, क्या D2sp3 संकरण आया। अब D2sp3 संकरण आया तो क्या होगा, D2sp3 संकरण आया तो क्या हो, अच्छा 6 रिक्त कक्षक बनेंगे भाई। अगर संकरण देखो, यहां से हम उधर गए, हमारे पास टोटल 6 कक्षक बने, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 संकृत कक्षक बन गए। ठीक है, एक डायग्राम में मैं यहां पे अच्छे से बता देता हूं। ये 6 संकृत कक्षक है, H2O अमोनिया लिगेंड कितने, 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया है, एक अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा, दूसरा अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा, तीसरा अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा, चौथा अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा, पांचवा अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा, छठा अमोनिया अपना लोन पर इसमें दान करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हर एक कमरे में 2-2 लोग सो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या क्लियर हो गई? क्या पहले इतनी बात समझ लो, डन 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 डन। अब देखो सारी कहानी, तो यहां पर इन सारी बातों को देखो। पहली बात, संकरण क्या निकल कर आया, ये संकरण क्या आया, D2sp3। क्या संकरण D2sp3 आया बेटा? हाँ, ये हर बार करना होगा प्रीति जी। क्या संकरण D2sp3 आया? ओके, तो ज्यामिति क्या बनी, ज्यामिति क्या बनी, अष्टफल की है। क्या बनी, अष्टफल की है। हाँ जी, फिर अगला पॉइंट देखो, इस संकुल का प्रकार कैसा है, संकुल का प्रकार आंतरिक के बाह्य। अगला देखो ध्यान से, यहां पर अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है D के बाहर वाला D, 3D भाग ले रहा है कि 4D भाग ले रहा है, 3D भाग ले रहा है। आंतरिक, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल ये बनेगा बेटा। और आंतरिक कक्षक संकुल को निम्न चक्रण संकुल ही बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। ये बन गया। और बोलो अगली बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें आपको देखनी है हर एक क्वेश्चन में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सर सब तो युग्मित हो गए, फूफा जी प्रबल थे, उनके चक्कर में सब इधर इधर शिफ्ट हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी हुई, चुंबकीय प्रवृत्ति बता दो कैसी हुई, चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय हो गई। वेरी गुड, प्रतिचुंबकीय हो गई। ठीक है, ओके। रंगीन या रंगहीन, रंगहीन। बस ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी होती है। ठीक है, ओके। और अगली क्लास से ध्यान रखें, कोई भी बच्चा अगर फालतू कमेंट करेगा तो बेटा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में मैं आपके पूरे कमेंट देख करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बेटा सबको आपको बढ़िया से मजा आए, तो आप क्लास को सही तरीके से लें, सही तरीके से देखें। हाँ जी, ये सारी बातें देख लो एक एक करके, एक एक करके सारे पॉइंट देख लो। कोई भी संकुल देखना था, सबसे पहले मैंने क्या देखा, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। अगर समन्वय संख्या 6 है तो संकरण या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। अब समन्वय संख्या 6 है तो मेरे को 6 रिक्त कक्षक चाहिए भाई, 6 लिगेंड आने वाले हैं, 6 लोन पेयर आने वाले हैं, तो 6 रिक्त कक्षक चाहिए। मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा +3 के हिसाब से, तो 3d6 6 इलेक्ट्रॉन थे डी में। अब 4s खाली, आगे 4p खाली, 4d खाली आगे। तो अब देखो ध्यान से, फिर मैंने देखा अमोनिया। अमोनिया कैसा है, प्रबल है। अरे प्रबल है तो यहां पे युग्मन हो जाएगा, युग्मन हो गया। अब युग्मन भी हो गया
अब ये कमरे खाली हैं। अब ऐसे तो नहीं कि भैया 2 इसमें शिफ्ट हो जाओ, 1 इसमें चला जाओ, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, नाराज नहीं होंगे क्या हो? सबकी ऊर्जा सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनकी ऊर्जा समान करनी पड़ेगी। हाँ, वर्गाकार द्विपिरामिड इसी को बोलते हैं शुभम बघेल। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। फिर संकरण वगैरह देख लो। फिर इसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ट्राई करना। होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन कोशिश हो सके तो ट्राई करना, वरना कल मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। कल ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कल ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। आपके पास पर्याप्त समय है, 3 दिन है आपके पास, अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया से क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्लास में भावना सही रखें, बढ़िया से पढ़े। थैंक यू, जय हिंद।